नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, रीट 2021 का जो सिलेबस आया है साइंस का, उसमें यूनिट नंबर 5 में जैव विविधता का टॉपिक ऐड किया गया है और उस बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक में एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें अपन ने जो व्हिटेकर की पंच जगत प्रणाली है उसमें 4 जो जगत उसने बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, इन चारों को अपन ने कल वाले वीडियो में पढ़ लिया है। ये अपना जो है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित दूसरा वीडियो है, जिसमें अपन एनीमेलिया समूह को आज अपन पढ़ने वाले हैं, एनीमेलिया को। ठीक है साथियों, अब एनीमेलिया जो है इसमें कोर डेटा, नॉन कोर डेटा, सारे के सारे डिटेल से अपन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के नए टॉपिक ऐड किए गए हैं रीट 2021 में, उन सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसका नाम है रीट 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स। ठीक है, न्यू टॉपिक्स नाम से, रीट 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जितने भी साइंस के नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, सारे के सारे जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा उस लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर से ज़रूर जो है वो एक प्रकार से अपने सेव कर लीजिएगा लिस्ट को, या फिर इस लिंक को कॉपी करके कहीं रख लीजिएगा, ताकि आप आराम से विजिट करके इन वीडियोज़ को देख सको। और आपको ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी किसी भी चैनल पे जो साइंस के नए टॉपिक्स नहीं करवाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, सबसे पहले हम लोग करवा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे प्रकार से राजस्थान बोर्ड्स की जो किताबें हैं वहाँ से करवा रहे हैं साथियों, जहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं एनीमेलिया को। आज का अपना यही टॉपिक है और स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। देखिए एनीमेलिया जो है उसमें यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा जाता है। यूकेरियोटिक, देखिए विषमपोषी क्या होते हैं आप सब लोगों को पता है। यूकेरियोटिक जीव कौन से होते हैं ये भी आपको पता है, लेकिन बता देता हूँ। देखिए यूकेरियोटिक होते हैं जिन कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है, उस केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली अगर पाई जाए तो वो होते हैं यूकेरियोटिक जीव, और नहीं पाई जाती तो वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। तो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय के जीव होते हैं एनीमेलिया में। ठीक है साथियों, इसके आगे बढ़े तो इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो साथियों ये जो एनीमेलिया समूह, इसमें पादपों को अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अपन ने प्लांटी में पढ़ लिए अच्छे से। तो कोशिका भित्ति जो है वो एक प्रकार से एनीमेलिया जो जगत है उसके जीवों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली ही पाई जाएगी। और वैसे भी अपन लोग जानते हैं कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है नोटाकोड की उपस्थिति के आधार पर एनीमेलिया को दो समूह में विभक्त किया जाता है। दो समूह कौन कौन से हैं? अपृष्ठवंशी यानी नॉन कोर डेटा, और दूसरा पृष्ठवंशी यानी कोर डेटा। अब ये अपृष्ठवंशी यानी नॉन कोर डेटा क्या होते हैं और कितने इसमें जो संघ होते हैं, सारे के सारे अपन डिटेल से बिल्कुल पढ़ेंगे। आपको तरीके से बताऊंगा और आपको हर शब्द का जो अर्थ भी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सको। देखिए इस समूह के जंतुओं में कशेरुक दंड का अभाव पाया जाता है। कोर्डेटा का मतलब एक प्रकार से सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये होता है कि इन जीवों में जो नॉन कोर्डेटा में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कोर्डेटा में रीढ़ की हड्डी होती है, नॉन कोर्डेटा में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी कशेरुक दंड नहीं पाया जाता। और इनको अपन 8 संघों में बांटते हैं। इन 8 संघों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, फिर कोर्डेटा को भी देखेंगे। पहला संघ है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है, इन जीवों के पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं साथियों? छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, और इन छोटे छिद्रों को बोलते हैं ओस्टिया। इन छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। और ओस्टिया के मतलब ये जो जीव होते हैं पोरीफेरा संघ में जो आते हैं, पोरीफेरा संघ वाले जीवों में जो जल का प्रवेश है वो इन्हीं ओस्टिया के माध्यम से जो है वो होता है। और जल जो है वो क्या करेगा? देखिए जल इन छिद्रों द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। तो छोटे रंध्र जो होते हैं वो तो क्या कहलाएंगे? आपके ओस्टिया कहलाएंगे, लेकिन बड़े रंध्र यानी बड़े छिद्र जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? ओस्कुलम कहलाएंगे। ये पोरीफेरा के लिए आपको ध्यान में रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो अपन इनका शारीरिक संगठन जो है वो कोशिकीय स्तर का होता है। देखिए साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि सबसे छोटी जो इकाई है शरीर की वो है कोशिका। कोशिका मिलकर के एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगी? उत्तक बनाएंगी। और एक ही प्रकार का कार्य करने वाले उत्तक जो है वो आपका किसका निर्माण करेंगे? वो आपके अंग का निर्माण करेंगे। और ये अंग जो मिल करके किसका निर्माण करेंगे? तंत्र का निर्माण करेंगे। और तंत्र मिल करके किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। लेकिन साथियों जो पोरीफेरा जगत है या पोरीफेरा जो संघ है, उसके जो जीव होते हैं
उनका शारीरिक संगठन केवल कोशिका स्तर तक का ही होता है, यानी इनमें उत्तक, अंग, तंत्र, शरीर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ भी है वो कोशिका ही है, कोशिका ही पूरा शरीर है इनका। तो जो विभिन्न जो कार्य हैं, जितने भी उपापचय कार्य होते हैं, वो केवल इनमें कोशिकाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए इनके लिए बोला जाता है कि इनका शारीरिक संगठन क्या है, कोशिकीय स्तर का है। ठीक है साथियों, उम्मीद है कोशिकीय स्तर, यहाँ पे ये जो कोशिकीय स्तर, इसका मतलब क्या है आप मेरे हिसाब से आराम से समझे होंगे। इसके अगर एग्जाम्पल अपन लेना चाहें तो एग्जाम्पल है इनके साइकोन, स्पांजिला, युप्टेलेक्टा या युस्पांजिया। ठीक है, ये 4-5 एग्जाम्पल हैं। ये भी आपको जो है वो ध्यान में जरूर से जरूर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो बन जाता है। इसके अलावा साथियों एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा मैं, आपके ये लिखा हुआ नहीं है। पोरीफेरा में, पोरीफेरा जो है वो जो जीव होते हैं वो आपके द्विकोरकी होते हैं। पोरीफेरा कैसे होते हैं, द्विकोरकी। द्विकोरकी साथियों क्या होता है क्या नहीं होता है, ये निडेरिया में मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी निडेरिया पढ़ेंगे तब अपन द्विकोरकी को देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, तो द्विकोरकी होते हैं। जो पोरीफेरा जगत है, जो पोरीफेरा संघ है, उसमें जो जीव होते हैं वो भी क्या होते हैं, द्विकोरकी होते हैं। अब द्विकोरकी है क्या, ये इसकी भी बात अपन करेंगे। देखिए निडेरिया जो है, निडेरिया समूह जो है, ये अपना दूसरा जगत है नॉन कॉर्डेटा का, या दूसरा संघ है नॉन कॉर्डेटा का। नॉन कॉर्डेटा में जो निडेरिया है, इसको अपन सिलेंट्रेटा संघ के नाम से भी साथियों जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निडेरिया को सिलेंट्रेटा संघ के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें जो जीव पाए जाते हैं, इनका शारीरिक जो संगठन है वो उत्तकीय स्तर का होता है। अब आप आराम से समझ गए होंगे उत्तकीय स्तर का क्या मतलब है। मतलब पोरीफेरा में तो सिर्फ कोशिका तक ही जो कोशिकाएं ही सारी कार्य उपापचय क्रियाएं करती थी, लेकिन यहाँ पे कोशिका से क्या बन जाता है, उत्तक बन जाता है। और फिर उत्तक जो वो स्पेसिफिक कार्यों के लिए मतलब करते हैं, यानी कि सेम प्रकार के कार्य जो वो करने वाले उत्तक एक जगह रहते हैं इनमें। इस प्रकार से उत्तक तक चीजें इसमें विकसित होती हैं। कोशिका से क्या बन जाते हैं, उत्तक बन जाते हैं निडेरिया समूह में या फिर सिलेंट्रेटा संघ में। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। आगे बात करें तो इस संघ के जंतुओं का शारीरिक जो शरीर जो वो द्विकोरकी व अरीय सममित होता है। द्विकोरकी का साथियों मतलब क्या है, देखिए द्विकोरकी का मतलब एक प्रकार से, पहले मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं द्विकोरकी का, तो विकास के दौरान दो जनन स्तरों से विकसित होने वाला जो जंतु या जीव होता है वो द्विकोरकी कहलाता है। विकास के दौरान का मतलब है एक प्रकार से जब जीव का निर्माण होता है, तो दो जनन स्तरों से अगर किसी का निर्माण हो रहा है तो वो द्विकोरकी कहलाता है। और जनन स्तर कौन कौन से, देखिए 3 जनन स्तर होते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्मल, ठीक है, एक तो होता है एक्टोडर्म, दूसरा आपका होता है एंडोडर्म, ठीक है, एक एंडोडर्म होता है। इसके अलावा एक होता है आपका मीजोडर्म। तो देखिए दो अगर स्तरों से ही निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है अगर जीव का, तो वो द्विकोरकी कहलाएगा। और ये दो जो स्तर हैं ये कौन कौन से होंगे साथियों, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ये होता है द्विकोरकी। मेरे हिसाब से इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे है ये अरीय सममित होते हैं। अरीय का मतलब क्या होता है और सममित, देखिए सममित, अरीय सममित का मतलब है, अगर डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन होती है कि जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो है वो प्राणी के शरीर को अगर दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। जैसे अपन एक वर्त को लेकर के देखें, एक बार वर्त से बताता हूँ। ये मान लीजिए इसका केंद्र है, ये लाइन मैंने सीधी यहाँ से मैंने इसको काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एक प्रकार से सममिति है। किस प्रकार की सममिति है, ये अरीय सममिति है। किस प्रकार की सममिति है साथियों, ये अरीय सममित है। इस प्रकार ऐसे जीव जिनके केंद्र से अपन ऐसे लाइनें खींचे तो वो दो बराबर भागों में बट जाए, तो ये होती है अरीय सममिति केंद्र से। ठीक है, और जो मनुष्य का जो शरीर होता है आप जानते हैं इस प्रकार का मनुष्य का शरीर होता है। इसको अपन जैसे ही बीच से काटेंगे इस प्रकार से, तो एक तो बायां भाग इसमें बढ़ जाता है और एक दायां भाग बढ़ जाता है, केवल दो भाग बनते हैं। तो इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक, द्विपार्श्वीय। अब इन दोनों में अंतर क्या, देखिए इसमें तो मनुष्य में तो केवल ऐसे इसी अक्ष से अपन इसको काट सकते हैं, लेकिन अरीय जो सममित होता है उसमें किसी भी अक्ष से, किसी मतलब केंद्र से वो लाइन जानी चाहिए, चाहे इधर से आप लाइन खींचो, चाहे इधर से खींचो, चाहे इधर से, बराबर भागों में बटेगा। लेकिन मनुष्य में केवल यही एक ऐसी लाइन है जो काटने पर दो बराबर दाएं और बाएं भाग में बराबर भागों में बांटेगी। इसलिए जो है ये मनुष्य को द्विपार्श्विक भी बोला जाता है। और जो निडेरिया जो समूह है उस वो होते हैं आपके अरीय सममित। तो ये द्विकोरकी और अरीय सममित मेरे हिसाब से आप आराम से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें
एक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा का क्या मतलब होता है, जो शरीर की जो खाली जगह होती है ना, उसको बोलते हैं देह गुहा। तो इनमें वो देह गुहा पाई जाती है। इन जंतुओं के स्पर्शक अथवा शरीर के अन्य स्थानों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, दंश कोशिका क्या होती है, एक प्रकार से दंश कोशिका यानी एक प्रकार से इन कोशिकाओं का की सहायता से ये एक प्रकार से शिकार करते हैं ना। तो दंश कोशिकाएं मेरे हिसाब से आप समझे होंगे। तो इनमें दंश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और इस संघ को सिलेंट्रेटा संघ भी बोलते हैं, आपको बता दिया मैंने। और उदाहरण क्या है इसका, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश जो है वो इसी के उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो ये आपका निडेरिया समूह, जिसको सिलेंट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है, और अपन ने एक पढ़ लिया आपका पोरीफेरा। तो दोनों को डिटेल से पढ़ लिया, मेरे हिसाब से बड़े ही आसानी से आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। अब तीसरा जो आपका संघ आएगा वो है नॉन कोर्डेटा में प्लेटी हेलमेंथीज क्या है, देखिए, इस संघ के जंतुओं को चपटे कर्मी भी कहा जाता है। चपटे कर्मी जो है इस संघ के जंतुओं को बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। किस संघ के जंतुओं को चपटे कर्मी बोलते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज को बोलते हैं। और इस संघ के अधिकांश जंतु जो वो मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यह भी ध्यान में आपको रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कौन से ऐसा संघ है, नॉन कोर्डेटा का कौन सा संघ है जिसके जो प्राणी हैं ज़्यादातर वो मनुष्य या अन्य जो जीव होते हैं उनमें परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो वो है आपका प्लेटी हेलमेंथीज संघ। इनका शरीर त्रिकोरकी व द्विपार्श्वीय सम्मित होता है। द्विपार्श्व सम्मित वही मनुष्य वाली बात है। ये अपन मनुष्य का जो शरीर है ये किस प्रकार का सम्मित है, द्विपार्श्विक सम्मित है। ऐसे इस प्रकार को है ना, इस प्रकार से अपन इसको बांट सकते हैं दो भागों में। तो ये द्विपार्श्वीय सम्मित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं। त्रिकोरकी का मतलब भी आप समझ गए होंगे, जैसे द्विकोरकी में तो जिनका दो जनन स्तरों से विकास होता है वो तो द्विकोरकी होते हैं, और त्रिकोरकी यानी विकास के दौरान 3 जनन स्तर से विकसित होने वाले जो जंतु होते हैं वो त्रिकोरकी कहलाती हैं। 3 स्तर मैंने आपको बता दिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इन तीनों से जो विकसित होता है जो जीव वो त्रिकोरकी कहलाता है। ठीक है साथियों, और इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, देह गुहा मैंने आपको बता ही दिया, शरीर का खाली भाग जो देह गुहा होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल के हैं इसके, टीनिया को अपन फीता कर्मी भी बोलते हैं। लिवर फ्लूक और प्लेनेरिया जो है वो आपके प्लेटे हेलमिंथीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये संघ में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है साथियों। और थोड़ा सा इनको कंपेयर करके अगर आप याद करोगे तो बड़े ही आसानी से ये याद भी हो जाएंगे। इसके बाद चौथा जो संघ आता है वो है एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज में इस संघ के जंतुओं का शरीर जो वो बेलनाकार होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गोलकर्मी भी कहते हैं। तो चपटे कर्मी तो कौन हो जाएंगे, प्लेटे हेलमिंथीज, और एस्के हेलमिंथीज हो जाएंगे आपके गोलकर्मी। इस प्रकार से दोनों को आप याद रख सकते हैं। इनका शारीरिक संगठन जो वो अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है, इनमें कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तकों से फिर अंग बनते हैं, और अंग से क्या बनता है, तंत्र बनता है। बिल्कुल मनुष्य के समान होते हैं। तो मनुष्य के समान इसका शारीरिक संगठन होता है, मनुष्य जैसा नहीं होता। मनुष्य का भी जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का ही है, जैसे एस्के हेलमिंथीज का है। इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस वुचेरिया, वुचेरेरिया। ठीक है साथियों, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। थोड़े से एग्जाम्पल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और आगे बढ़ते हैं अपन, पांचवा जो संघ है अपना नॉन कोर्डेटा में वो है एनेलिडा। एनेलिडा साथियों, इसमें जो वास्तविक देह गुहा इनमें भी पाई जाती है, और इनका शरीर स्पष्ट खंडों में यानी कि विभिन्न भागों में विभक्त होते हैं, खंडों में इनका शरीर विभक्त होता है। इनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क यानी कि नेफ्रीडिया शब्द ध्यान में रखिएगा। और नेफ्रीडिया जो है इसके बारे में पूछ भी लिया जाता है कि नेफ्रीडिया जो कि एक उत्सर्जन अंग है, नॉन कोर्डेटा के किस जो है संघ में पाया जाता है। तो एनेलिडा संघ में जो है नेफ्रीडिया उत्सर्जन अंग है वो पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बात करें अपन, तो इसका उदाहरण है जोंक और केचवा और नेरिस। जोंक, केचवा जो नेरिस है वो आपके एनेलिडा समूह में आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो वो आर्थ्रोपोडा संघ मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आर्थो का मतलब होता है संधिये, और पोडास का मतलब होता है उपांग, यानी कि इन जंतुओं में संधित उपांग पाए जाते हैं। संधित उपांग का मतलब शरीर से एक प्रकार से जो
अगर मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ तो जो घरेलू मक्खी, तितली वगैरह ये इसके एग्जाम्पल है ऑर्थोपोडा के। तो जो देखिए जो मक्खी होती है उसके सामने बिल्कुल इस प्रकार से दो जो है वो टावर जैसे होते हैं, एंटीना प्रकार से होते हैं, तो वो संधित उपांगी होते हैं, यानी जुड़े हुए शरीर से, ऐसे उपांग जो शरीर से जुड़े हुए होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें। जंतु जगत में सबसे अधिक जंतु इसी संघ में पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जंतु जगत में ऐसा कौन सा संघ है जिसमें सर्वाधिक जंतु पाए जाते हैं, तो वो है आर्थ्रोपोडा संघ। इसमें जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला और बंद परिसंचरण में क्या अंतर है देखिए। खुला परिसंचरण तंत्र वो होता है जिनमें रक्त के वाहित होने के लिए नलियां नहीं होती, जिसमें वो होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र। और बंद वाला क्या होता है, जिसमें जैसे जो खुला परिसंचरण होता है उसका एग्जाम्पल आप अकशेरुकी जंतु जिसमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र एक प्रकार से होता है। तो ऑर्थोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए साथियों। और बंद में जो है वो नलिकाएं, रक्त की नलिकाएं जो वो पाई जाती हैं, उसमें से रक्त का स्राव जो वो जो प्रवाह जो वो होता है। जैसे कशेरुकी जो जंतु हैं वो बंद परिसंचरण तंत्र उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑर्थोपोडा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा खुला परिसंचरण तंत्र यहाँ पे पाया जाएगा। और इस संघ में कीट वर्ग प्रमुख है, इसीलिए सर्वाधिक जो है, भाई कीट इतने ज्यादा अपन गिन थोड़ी सकते हैं, इसलिए सर्वाधिक जंतु इसी संघ में माने जाते हैं ऑर्थोपोडा में। इनमें उत्सर्जन जो है वो मेल पिगी नलिकाओं द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों ये मेल पिगी वाला। एक तो ये मेल पिगी वाला इंपोर्टेंट पॉइंट है, दूसरे अगर पॉइंट की अपन हम बात करें तो वह नेफ्रीडिया वाला। नेफ्रीडिया जो उत्सर्जन अंग किसमें, एनिलिडा में पाया जाता है और ऑर्थोपोडा में पाया जाता है आपका मेल पिगी नलिकाओं द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। शरीर जो है, ये जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, शरीर काइटिन के बाहरी कंकाल से ढका रहता है। शरीर क्या, काइटिन के बाहरी कंकाल में इनसे जो है वो ढका रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, घरेलू मक्खी, झिंगा, तिलचट्टा, तितली, टिड्डा, बिच्छू आदि जो है वो आपके ऑर्थोपोडा संघ के जो है एग्जाम्पल हैं। देखिए साथियों, पढ़ने को आप इनको किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप किताबों में जो मुख्य पॉइंट्स है उनको अगर छांटने से बचना चाहते हैं तब आप इस चैनल पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पूरी राजस्थान बोर्ड्स की जो किताबें जो 2019-20 में 17 में चला करती थी वही मैंने पढ़ाई हैं, वहीं से नोट्स बनाए हैं। तो आपको निश्चित तौर पे यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं। जो नए टॉपिक्स हैं बस वो बचे हुए हैं, उनको भी मैं जल्द ही समाप्त करवा दूंगा और आपको जल्द ही नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो नए चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए साथियों, सातवां जो संघ है नॉन कॉर्डेटा में वो है आपका मोलस्का। मोलस्का साथियों क्या होता है, इस संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन जो है वो अंग तंत्र इस तरह का होता है। क्या होता है मैंने बता दिया, देखिए अंग तंत्र क्या है, सारी चीजें बता चुका हूं। जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो भी अंग तंत्र इस तरह का ही होता है, तो दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए इनमें जो कुछ प्राणी होते हैं उनमें कठोर कैल्शियम के कवच होते हैं, जैसे घोंगा है। और जो इस संघ का जो एग्जाम्पल है वो है घोंगा, सीप, ऑक्टोपस। तो घोंगा, सीप और ऑक्टोपस किस संघ में आते हैं ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो वो आएंगे मोलस्का संघ में, है ना। और इनमें जो है वो शरीर के बाहर जो है वो कठोर कैल्शियम का कवच जो वो होता है, जैसे घोंगा जो उसके बाहर ऐसा होता है। फिर है साथियों आठवां जो आपका संघ है नॉन कॉर्डेटा का लास्ट संघ, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा देखिए क्या है, इस संघ के जंतुओं में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है, सूल युक्त शरीर, सूल युक्त शरीर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके जो शरीर होता है उस वो क्या कांटों से घिरा हुआ रहता है। आच्छादित मतलब कांटों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है साथियों, एग्जाम्पल के लिए तारा जो मछली है वो, समुद्री अर्चिन, खीरा, भंगूर तारा आदि जो है वो इकाइनोडर्मेटा के आपके एग्जाम्पल हैं। इनको अभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और इकाइनोडर्मेटा का अर्थ क्या है, वह सूल युक्त शरीर, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये साथियों आपके 8 जो हैं वो संघ हैं आपके नॉन कॉर्डेटा के। और नॉन कॉर्डेटा जो है एनिमेलिया, एनिमेलिया को दो समूह में विभक्त किया गया, एक तो नॉन कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा को अपन ने पढ़ लिया और 8 संघों को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे पृष्ठवंशी या कॉर्डेटा को। देखिए साथियों, लगातार जो वो बोल रहा हूँ इस वजह से जो है थोड़ा शब्दों में हो जाता है इधर उधर। तो पृष्ठवंशी या कॉर्डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं देखिए।
इस समूह के जंतुओं में नोटाकॉर्ड, वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। यानी कोर्डेटा एक प्रकार से सिंपल भाषा में बोलने को बताया जाए तो इनमें रीढ़ की हड्डी एक प्रकार से पाई जाएगी। ठीक है साथियों, यह द्विपार्श्विक सममित त्रिकोर की देह गुहा वाले जंतु होते हैं। तो साथियों ये नॉन कोर्डेटा में तो प्रत्येक के लिए कोई तो द्विकोर की था, कोई त्रिकोर की था। पोरीफेरा जो था वो द्विकोर की था आपके, है ना, कोई द्विकोर की कोई त्रिकोर की था। लेकिन यहाँ पे जो वो सारे के सारे द्विपार्श्व सम्मित होते हैं और त्रिकोर की होते हैं और देह गुहा वाले जंतु होते हैं। ठीक है साथियों, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी कम है। और इसमें जो 5 वर्गों में इसको विभक्त किया गया है कोर्डेटा को। कौन कौन से 5 वर्ग देखिए। पहला है मत्स्य यानी पिसीज, मत्स्य यानी मछली वाला। इसमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, कलोम पाए जाते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग जो श्वसन के लिए करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। यह असमतापी प्राणी है तथा अंडे देते हैं। असमतापी का मतलब आप साथियों समझते हो मेरे हिसाब से, असमतापी का मतलब है मतलब इनका जो शरीर है वो वातावरण के अनुसार एक प्रकार से ढल जाता है ना, चेंज होता रहता है। इनके जो शरीर का जो तापमान है वो बदलता रहता है। असमतापी ये प्राणी होते हैं ना, तथा अंडे ये देते हैं। इनका हृदय जो है वो द्विकोष्ठीय होता है और इसमें साथ में आप ये लिख लीजिएगा, इसमें एक तो क्या होता है, आलिंद होता है। इनमें एक तो आलिंद होता है और एक क्या होता है, एक निलय भी इनमें होता है। तो एक आलिंद और एक निलय किसमें पाया जाएगा, पिसीज में। यानी इनका हृदय द्विकोष्ठीय होता है। उदाहरण क्या है, रोहू, कुत्ता मछली, विद्युत मछली, आरा मछली आदि जो वो मत्स्य संघ के एग्जाम्पल है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े तो उभयचर जो है वो आपका कोर्डेटा में दूसरा संघ है या दूसरा वर्ग है। उभयचर यानी एम्फिलिया, इनमें क्या पाया जाता है, देखिए इनकी त्वचा पर श्लेष्म में ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथियां जो है वो किसमें पाई जाती हैं, उभयचर में पाई जाती हैं। उभयचर का मतलब जो आपका स्थल पर भी रह सके और जो पानी में भी रह सके, जैसे मेंढक जो है वो आपका उभयचर होता है। इनमें श्वसन जो है वो कलोम के द्वारा भी होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है और त्वचा द्वारा भी होता है। इसलिए ये पानी में रहेंगे तो कलोम द्वारा श्वसन कर लेंगे, बाहर रहेंगे तो फेफड़ों या त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर पाते हैं। यह समतापी प्राणी है तथा अंडे भी देते हैं, है ना। जो मत्स्य है वो तो असमतापी प्राणी है, लेकिन जो उभयचर है वो क्या है, समतापी प्राणी है। इनके शरीर का तापमान क्या होता है, मनुष्य जो है वो भी एक समतापी प्राणी है, क्योंकि मनुष्य का तापमान भी जो शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहता है। तो इसी प्रकार से इनका भी तापमान जो है वो एक प्रकार से फिक्स रहता है। ये समतापी प्राणी होते हैं। और जो इनका हृदय होता है वो त्रिकोष्ठी होता है, जिसमें 2 तो आलिंद रहेंगे और एक रहेगा आपका निलय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण है इसके मेंढक और सेलामेंडर। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं उभयचर में। तो ये तो अपन आसानी से देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है आपके जो भी आपका कोर्डेटा वाले जितने भी अपन पढ़ रहे हैं, मत्स्य वाला, उभयचर वाला, ये जितने भी वर्ग हैं, इनमें आप एक चीज़ बिल्कुल, चाहे और चीज़ आप याद करो या नहीं करो, पहली चीज़ तो श्वसन के लिए कलोम होते हैं, दूसरा हृदय द्विकोष्ठी होता है। ये तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। इसके अलावा उभयचर में आपके याद होना चाहिए कि कलोम, फेफड़ों, त्वचा से भी ये कर सकते हैं आपका श्वसन, और इनका हृदय त्रिकोष्ठी होता है। तो हृदय और श्वसन के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। बाकी समतापी असमतापी जो है ध्यान में जरूर रखिए, बाकी ज़्यादा जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़े तो अगला वर्ग है अपना तीसरा, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में इनका शरीर जो वो सल्कों से आश्रित होता है, ठीक है, घिरा रहता है। श्वसन इनमें किससे होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा, सरीसृप में श्वसन किससे होगा, फेफड़ों के द्वारा। पीसीज में होगा आपका एक प्रकार से कलोम से। मेंढक में कलोम से भी होता है, त्वचा से भी होता है और आपका फेफड़ों से भी होता है। लेकिन सरीसृप में किससे होगा, ओनली फेफड़ों से इसमें श्वसन होता है। यह असमतापी जंतु है तथा अधिकांशतः अंडे देने वाले ये प्राणी होते हैं। हृदय इनका सामान्यतः त्रिकोष्ठीय, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। उदाहरण क्या है, सर्प, छिपकली, मगरमच्छ और कछुआ। वृक्ष छिपकली भी जो है वो भी इसी में सरीसृप वर्ग में आती है। यानी सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंग करके चलते हैं वो जीव इसमें आते हैं। ठीक है, उम्मीद है साथियों बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे अगर अपन बढ़े तो चौथा जो वर्ग है अपना वो है कोर्डेटा में पक्षी वर्ग। पक्षी यानी एवीज, और एवीज के लिए मैं आपको बताने से पहले एक लाइन जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ये नोट लगा करके भी आप लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि आर्केओप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग यानी रेप्टाइल्स और एवीज वर्ग के बीच की योजक कड़ी है।
जैसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है, वायरस यानी विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी होती है। उसी प्रकार से सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजक जो कड़ी है वो है आर्केओप्टेरिक्स। ठीक है साथियों, ये रेंग करके चलते हैं और इनमें पंख भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए साथियों। थोड़ा सा, हालांकि ये शायद किताब में 9वीं क्लास की किताब में नहीं है, लेकिन जो है परिवार में ही जो है हमारे साइकोलॉजी से हैं, सॉरी बायोलॉजी से हैं, तो उनको मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि आर्केओप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे इसलिए ऐड कर दिया है, तो निश्चित तौर पे आपको भी ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे बड़े पक्षी वर्ग के बारे में बात करें तो पक्षी वर्ग में देखिए ज़्यादा तो सब लोगों को पता है, इनमें पंख होते हैं, उड़ सकते हैं, हड्डियाँ खोखली होती हैं, सबको पता है। लेकिन जो नहीं पता वो देख लेते हैं कि शुतुरमुर्ग जो पक्षी है उसको छोड़ करके बाकी सभी उड़ने की क्षमता होती है। शुतुरमुर्ग में उड़ने की क्षमता नहीं होती और पक्षी वर्ग में आता है। इनमें जो श्वसन होता है वो साथियों किससे होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, और ये समतापी जंतु होते तथा अंडे देते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनका हृदय जो होता है वो चतुष्कोष्ठकी होता है, 2 आलिंद 2 नीले इसमें होते हैं, और इनकी अस्थियां जो लंबी खोखली होती हैं जो उड़ने में सहायक है। और इसके एग्जाम्पल कबूतर, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग आदि जितने भी पक्षी हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है साथियों, तो 4 वर्ग अपने हो गए। देखिए सिर्फ मत्स्य जो वर्ग है उसमें जो श्वसन है वो कलम द्वारा होता है, उसके अलावा जो उभयचर है उसमें भी कलम द्वारा भी होता है और फेफड़ों और त्वचा से होता है। वहीं बाकी जो सरीसृप है उसमें भी फेफड़ों से होता है, पक्षी वर्ग उसमें भी फेफड़ों से होता है श्वसन, और आपके हृदय जो चतुर्कोष्ठीय होता है। तो ये चीज़ें आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखनी चाहिए साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और आखिरी जो वर्ग है अपना वो है स्तनधारी, जो कि कोर्डेटा का आखिरी वर्ग, और आखिरी वर्ग में देखिए क्या है, इसको मेमेलिया वर्ग भी बोलते हैं, स्तनधारी वर्ग को। इन जीवों में दुग्ध ग्रंथियां जो वो पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां भी बोलते हैं अपन और दुग्ध ग्रंथियां भी इनको बोलते हैं, तो वो इनमें पाई जाती हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह है ना। और इनका हृदय जो है वो चतुष्कोष्ठीय है, यानी कि इनके हृदय को 4 भागों में बांटा गया होता है, 2 जिसमें आलिंद होते हैं आपके, और 2 क्या होते हैं आपके नीले होते हैं ना, 2 आलिंद और 2 नीले आपके होते हैं। तो ये ऊपर वाले आलिंद होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, नीले होते हैं। ठीक है साथियों, इस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं तथा शिशुओं को जन्म देते हैं। बिल्कुल मनुष्य जो समतापी होता है, मैंने आपको बताया मनुष्य भी इसी में आता है, स्तनधारियों में ही। तो ये जो वो शिशुओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। इसमें अपवाद भी हैं साथियों। अपवाद कौन कौन से देखिए, एक एकिडना नाम का जीव है जो कि अंडे देता है और वो स्तनधारी भी है। ये एकिडना जो है वो स्तनधारी जीव है, लेकिन फिर भी ये क्या देता है, अंडे देता है, आपके शिशु को जन्म जो है वो नहीं देता। वहीं अगर बात करूं कंगारू की, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव भी है, तो कंगारू जो है वो अविकसित बच्चे को जन्म देता है, पूर्णतः विकसित ये बच्चा नहीं होता है। यह जो अविकसित बच्चा है ये मार्सुपियम नामक थैली में तब तक रहता है जब तक ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्सुपियम नामक थैली जो अब उसको ध्यान में रखिएगा, ये कंगारू से संबंधित है ना। इसमें जो अविकसित जो बच्चा होता है कंगारू का वो होता है, और उसका विकास इसमें होता रहता है। ठीक है साथियों, जब तक पूर्ण विकसित वह नहीं होता इसमें से वह उसको नहीं निकालता। तो ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मार्सुपियम जो नामक थैली जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, उदाहरण देखिए इसके, डकबिल, पेप्टिप्स, चमगादड़, मनुष्य और कंगारू, यह प्लेटिप्स प्लेटिप्स। ठीक है साथियों, चलिए ये आपके हो गए हैं स्तनधारी जीव। तो इस प्रकार से आपके नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा दोनों के दोनों आपके संपन्न हो गए हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, और इसके अलावा जो नीचे मैंने थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट कर दिया, जैव विविधता संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी कक्षा 8 की पुस्तक से, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा और अभी थोड़ा सा गला भी जो है वो दर्द करने लग गया है। तो साथियों अपन अगले वीडियो में बात करेंगे जैव विविधता से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे आपका हॉटस्पॉट क्या होता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इनके बारे में भी अपन डिटेल से डिस्कस अगले वाले वीडियो में करेंगे। क्या प्रत्येक जीव के लिए या पौधे जीव जंतुओं के लिए क्या अलग अलग रेड डेटा पुस्तक होती है, सारी बातें उसमें अपन करेंगे। तो साथियों आज का जो एनिमेलिया समूह है, जो जगत है, वो अपना कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ जो है कक्षा 9 में जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर दे रखा था वो अपन ने कर लिया है। इसमें से अब कुछ भी बाहर नहीं आएगा साथियों।
जितना मैटर आपको मैंने पहले जो वीडियो पढ़ाया था वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीट 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए उनमें 3 मैंने पढ़ा दिए अभी तक, तो 3 वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे, बाकी भी आते जाएंगे, वो वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ जा करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। अगर साथियों आपको हमारी मेहनत बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर पसंद आ रही है तो निश्चित तौर पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे हमें एप्रिसिएशन ही मिलता है साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें क्या आपको कमी लगी। और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।